सोचिए जरा, एक कमरा है, अंधेरा, भारी पर्दे, हवा में एक अजीब सी खामोशी। उस कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी लकड़ी की मेज और उस मेज पर पड़ा है दुनिया के सबसे कीमती हीरो में से एक। इतना बड़ा कि कोहिनूर भी उसके सामने स्मॉल साइज लगे, इतना महंगा कि उसकी कीमत सुनकर कई देशों के फाइनेंस मिनिस्टर सीधा रेजिग्नेशन दे दे। और उस हीरे का इस्तेमाल क्या हो रहा है? पेपर वेट। हाँ, पेपर वेट, ताकि पुराने कागज पंखे की हवा में उड़ न जाए। यहीं पर आपको समझ जाना चाहिए कि आज की कहानी कोई सीधी सादी इतिहास की कहानी नहीं है। ये कहानी है सत्ता की, सनक की, डर की और आखिर में भारत के एक होने की। ये कहानी शुरू होती है 1940 के दशक के आखिरी सालों से, हैदराबाद के किंग कोठी पैलेस से। इस पैलेस के मालिक थे मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद के 7वें निजाम, दुनिया के सबसे अमीर इंसान। 1937 में टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाले। उस दौर में टाइम मैगजीन मतलब आज का ग्लोबल वैलिडेशन बेज। निजाम के पास सब कुछ था, अपनी फौज, अपनी रेलगाड़ी, अपना पोस्ट ऑफिस, अपनी करेंसी, अपना रेडियो स्टेशन। आज की भाषा में कहे तो पूरा सिस्टम खुद का, सरकार भी अपनी, अपोजिशन भी अपनी और जनता भी अपनी। लेकिन असली मजा यहां से शुरू होता है। इतना अमीर आदमी, लेकिन आदतें, फटे हुए मोजे पहनते थे, मेहमानों की छोड़ी हुई सिगरेट के टुकड़े उठाकर पी जाते थे और करोड़ों की रोल्स रॉयस गाड़ियों में कभी कभी कचरा ढुलवाते थे। आज के जमाने में ऐसा आदमी होता तो लोग कहते भाई ये मिनिमलिस्टिक नहीं, ये तो एक्सट्रीम लेवल पर चला गया। अब अगर ये कहानी सिर्फ एक अजीब अरबपति तक सीमित होती तो मजेदार किस्सा बनकर रह जाती, लेकिन 1947 आते आते यही सन की राजा भारत के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर बन गया। जरा भारत का नक्शा अपने दिमाग में लाइए। बिल्कुल बीच में, पेट के अंदर, फ्रांस जितना बड़ा इलाका हैदराबाद। उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली लगभग सारी ट्रेनें, सारी सड़कें सब यहीं से गुजरती थी। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर आज हैदराबाद एक अलग देश होता तो क्या होता। दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता, ट्रेन पकड़ने से पहले इमिग्रेशन क्लियरेंस होता और रेलवे वाला पूछता पर्पस ऑफ विजिट, और आप जवाब देते सर डोसा खाने जा रहा हूं। यही वो डर था जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को रातों की नींद नहीं लेने दी। पटेल बहुत दूर तक सोचते थे। उन्होंने एक दिन नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा था, हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह है, अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। और यही ऑपरेशन इतिहास में जाना गया, ऑपरेशन पोलो। अब आते हैं 15 अगस्त 1947 पर। दिल्ली में आजादी का जश्न, लाल किले से नेहरू भाषण दे रहे हैं, तिरंगा लहरा रहा है, पूरा देश खुशी में डूबा है। लेकिन हैदराबाद में सन्नाटा, क्योंकि निजाम ने भारत का झंडा फहराना जुर्म घोषित कर दिया था। उनका सपना था एक अलग देश बनाने का, लेकिन कहानी का ट्विस्ट यह था कि निजाम अब बूढ़े हो चुके थे, असली ताकत उनके हाथ से फिसल चुकी थी, सत्ता जा चुकी थी एक नए जवान और बेहद खतरनाक आदमी के हाथों में, जिसका नाम था कासिम रिजवी। रिजवी कहने को एक मामूली वकील था, लेकिन उसकी जुबान में आग थी। उसके भाषण सुनकर भीड़ खुद को भूल जाती थी। आज के जमाने में होता तो प्राइम टाइम डिबेट्स का परमानेंट पैनलिस्ट होता। उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना ली थी, रजाकार। आसान शब्दों में वर्दी वाले गुंडे, खाकी वर्दी, हाथों में तलवारें, कंधों पर पुरानी बंदूकें और जुबान पर जहर। 1947 के अंत तक इन रजाकारों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। एक रैली में रिजवी ने तलवार लहराते हुए कहा, सुन लो दिल्ली वालों, हम सिर्फ हैदराबाद पर राज नहीं करेंगे, हम लाल किले पर भी अपना झंडा फहराएंगे। ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये खुली जंग की धमकी थी। रजाकारों का काम था लोगों को डराना, कुचलना, चुप कराना, जो भी भारत की बात करे उसे सबक सिखाना। भरामपल्ली गांव ने झुकने से मना किया। गांव वालों ने अपने बचाव के लिए एक ऊंची मचान बनाई। उनके पास बंदूकें नहीं थी, बस पत्थर और गुलेल। जब रजाकार पहुंचे तो गांव वालों ने मुकाबला किया। जवाब में रजाकारों ने पूरे गांव को घेर लिया। 90 से ज्यादा लोगों को गोली मार दी गई, औरतों के साथ दरिंदगी हुई। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये एक मैसेज था, जो भी निजाम के खिलाफ बोलेगा उसका यही अंजाम होगा। और कहानी यही नहीं रुकी। एक यात्री ट्रेन रोकी गई, लोग डर के मारे सीटों के नीचे छिप गए। रजाकार डिब्बों में घुसे और चुन चुन कर लोगों को मारने लगे। जब ये खबर दिल्ली पहुंची, संसद में हंगामा मच गया। सरदार पटेल का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन उस वक्त उनके हाथ बंधे थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कूटनीति, शांति समझौते सब चल रहा था। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए, रजाकार किसी धर्म के दुश्मन नहीं थे, उनका दुश्मन था सच। जो भी सच बोले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हैदराबाद के एक युवा पत्रकार थे, शोएबुल्लाह खान, सच्चे देशभक्त। उन्होंने अपने अखबार में लिखा था कि हैदराबाद की भलाई इसी में है कि वो भारत के साथ मिल जाए। कासिम रिजवी ने उन्हें धमकी दी, लिखना बंद करो वरना हाथ काट देंगे। शोएब नहीं रुके। 22 अगस्त 1948 की रात जब शोएब ऑफिस से घर लौट रहे थे, सुनसान सड़क पर रजाकारों ने उन्हें घेर लिया। पूछा, तुम शोएब हो? जवाब देने से पहले उनका दाहिना हाथ काट दिया गया, फिर बायां, फिर गोली मारते हुए। शोएब ने कहा, हाथ काट दिए, मुझे मार दिया, लेकिन सच के हाथ नहीं पंख होते हैं। ये एक लाइन पूरे भारत को हिला देने के लिए काफी थी। अब पटेल के लिए करो या मरो की स्थिति बन चुकी थी, लेकिन कहानी में एक और एंगल था, कम्युनिस्ट पार्टी। तेलंगाना के गांवों में जमींदारों का जुल्म था। रजाकारों से निपटने के लिए कम्युनिस्टों ने किसानों को हथियार दे दिए। दिन में गांव रजाकारों से डरते थे, रात में कम्युनिस्टों का राज चलता था। 3000 गांव उनके कब्जे में थे। पटेल को डर था कि अगर भारत ने देर की तो देश के बीचों बीच एक नया खतरा पैदा हो जाएगा। भारत सरकार ने नाकेबंदी कर दी, पेट्रोल, नमक, दवाइयां सब बंद। लेकिन रजाकारों के पास हथियार आ रहे थे आसमान से। एक आदमी था, सिडनी कॉटन, ऑस्ट्रेलियन पायलट, हथियारों का तस्कर। रात के अंधेरे में पाकिस्तान से उड़ान, समंदर के ऊपर पानी को छूते हुए गोवा के रास्ते हैदराबाद। हथियार गिरते और बदले में निजाम का सोना जाता। हैदराबाद में भारत के अधिकार, के मुंशी थे। हालत ऐसी कि अधिकारी कम, कैदी ज्यादा। घर में नजरबंद, बिजली पानी काट दिया गया। बाहर तलवार लिए रजाकार, फिर भी मुंशी चिट्ठियां भेजते रहे। सब्जी वालों की टोकरियों में, धोबियों के कपड़ों में आखिरी संदेश था,
सर फोड़ा पक चुका है, अब इंतजार मत कीजिए। सितंबर 1948 दिल्ली में तनाव चरम पर, नेहरू हमले को लेकर हिचकिचा रहे थे, आर्मी चीफ भी डर रहे थे। पटेल ने सब सुना और कहा अगर आज इलाज नहीं किया तो कल इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। 12 सितंबर को आदेश दिया गया, मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर सुबह 4 बजे भारतीय सेना ने हमला किया। जैसे ही टैंकों की आवाज आई, रजाकारों की सारी शेखी निकल गई। 14 सितंबर तक सेना 60 मील अंदर पहुंच चुकी थी, हवाई पट्टियां तबाह कर दी गई। 16 सितंबर को टैंक हैदराबाद शहर के बाहर थे। 17 सितंबर सुबह 10 बजे सफेद झंडा लहराया गया। 200 साल की नवाबी धुएं में खत्म हो रही थी। 108 घंटे, सिर्फ 108 घंटे, 32 भारतीय जवान शहीद हुए, करीब 2000 रजाकार मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, अनुशासन जीता, भारत जीता। आज जब आप हैदराबाद में चार मीनार के पास चाय पीते हैं या हाईटेक सिटी की सड़कों पर चलते हैं तो याद रखिए ये शहर आसानी से भारत का हिस्सा नहीं बना। अगर ऑपरेशन पोलो नहीं होता तो शायद आज उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने के लिए हमें किसी और देश का वीजा लेना पड़ता। अगर आपको ऐसी गहरी, सच्ची और थोड़ा चुभने वाली इतिहास की कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस पर सुननी है, क्योंकि इतिहास किताबों में नहीं, कहानियों में जिंदा रहता है। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।